नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया कानपुर में। सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश है जो हम लेके आए हैं। तमाम शहरों में हम ये देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनने के लिए कौन सा शहर बिल्कुल एप्ट है। तो कानपुर आज हमारी पहली पेशकश भी है, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और कानपुर में खुद आए हैं इस शहर में। लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ऐतिहासिक तौर पे ब्रिटिश पीरियड से एक इंडस्ट्रियल सिटी रही है और एक लंबा हिस्टोरिकली इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है औद्योगिक लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, और ये बिल्कुल एप्ट है कि यहाँ पे एक स्मार्ट सिटी बनने की पूरी संभावनाएं हैं क्योंकि तरह तरह के यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, एसएमईज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो कानपुर की जनता है वो एंटरप्रेन्योर है, बहुत उद्यमी है और बिजनेस में उनका दिलचस्पी और उनका इंटरेस्ट लगातार हमने देखा है। तो इसीलिए हम इस शहर को सबसे पहले अपनी सीरीज में शामिल कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया कानपुर में। मैं नीरज वाजपेयी आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर वो शहर है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है और इसमें इंडस्ट्री से लेकर ट्रेडिंग, एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट और रियल एस्टेट सेक्टर में ढेरों संभावनाएं मौजूद है। जरूरत है तो इन संभावनाओं को तलाशने की और एक नई दिशा की ओर ले जाने की। इसी के मद्देनजर सीएनबीसी आवाज ने कानपुर को चुना है स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। अपने इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे उन सभी पहलुओं पर जो दम रखते हैं कानपुर को स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया बनाने में। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं और हमारे साथ बहुत सारी गैदरिंग है, बहुत सारे लोग बैठे हैं और एक एविडेंट पैनल है। मेरे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट अंशुमन बुधोलिया जो हैं, जो एक कानपुर के जाने माने शिक्षाविद हैं और बहुत सारे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रन करते हैं। इनसे समझेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, किस तरीके से टर्नआउट यहाँ पे हो सकता है और यहाँ के जो लोकल टैलेंट है उसको और अच्छी तरीके से ग्रूम करके यहीं पे उसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे राजेंद्र कुमार जलान जी, प्रेसिडेंट है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के, और अनिल पांडे जी जो एमडी है एमटेक टेक्सटाइल के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अंशुमन जी आपसे करेंगे। एक बेहतरीन शहर और आप यहाँ लंबे समय से इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, एजुकेशन के सेक्टर में आपका बड़ा नाम है। मैं ये समझना चाहूँगा कि जो पूरा कानपुर है कि ऐतिहासिक तौर पे ब्रिटिश पीरियड से आप देखें तो बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज यहाँ ग्रो हुई, लेकिन वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी। टेक्सटाइल का हब यहाँ माना जाता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेदर का बना जो आज भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यहाँ पे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो हम थीम लेके चल रहे हैं, हम एक संभावनाएं तलाश रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज जो अब नई सरकार एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है उससे कोरिलेट करेंगे। इस शहर को आप देखते हैं कि परफेक्ट संभावनाएं हैं ये जल्दी से स्मार्ट सिटी बन जाए। बिल्कुल नीरज जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, जब ब्रिटिश पीरियड था, कॉलोनियल टाइम था, तब से लेके लगातार कानपुर शहर के अंदर इंडस्ट्रियाँ डेवलप करती चली गई। पहले लेदर इंडस्ट्रीज थी जो आज भी यहाँ बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। उसके संग में यहाँ पे क्लॉथ का बहुत अच्छा काम रहा, वुलन क्लॉथ का काम रहा। धीमे धीमे जब आज़ादी के बाद से, भारत में आज़ाद होने के बाद से कानपुर शहर के अंदर नई नई तरीके की कई इंडस्ट्रीज आई और उन इंडस्ट्रीज में धीमे धीमे समय के संग में एक एजुकेशन की इंडस्ट्री भी कानपुर में डेवलप हुई। उस इंडस्ट्रीज ने कानपुर शहर के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस तमाम इस्टेब्लिश किए, जिसने कानपुर शहर में बहुत सारे इंजीनियर्स को डेवलप किया, पैदा किया। आज आवश्यकता इस बात की है कि बाहर से जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनको लेबर के लिए या किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए आवश्यकता होती है तो कानपुर शहर में बहुत से इंजीनियर उपलब्ध रहते हैं, वो आके यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। और अब नई गवर्नमेंट जो स्मार्ट सिटी की बात कर रही है, तो कानपुर के लिए एक बहुत गौरव की बात यह है कि, और कानपुर के लिए गर्व की बात भी यह है कि कानपुर से 4-वे कॉरिडोर जो निकल रहा है, उसके संग में रेलवे का जो फ्रेट कॉरिडोर है वो कानपुर में ही पूरा इकट्ठा होता है, पैरेलल होता है। और उस वजह से कानपुर शहर के अंदर अपार संभावनाएं, नए व्यापार की, नई इंडस्ट्रीज की डेवलप हो रही है। नई संभावनाएं जो हैं उनमें आप समझ सकते हैं कि जैसे लॉजिस्टिक्स के लिए लॉजिस्टिक्स हब्स हैं, वेयर हाउसिंग है और इससे रिलेटेड तमाम सर्विस इंडस्ट्रीज का संभावनाएं आ रही हैं। तो अब ये देखना है कि आगे हम लोग कितनी हद तक इसको ले चलते हैं और उसको सफलता पे आगे ले जा सकते हैं। अंशुमन जी, एक छोटा सवाल मैं आपसे ले लूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे एजुकेशन का हब बना, चूंकि आप उस सेक्टर से, एक सेक्टर स्पेसिफिक सवाल ये मेरा है कि जो नए ज़माने की पढ़ाई थी, जो नए ज़माने के टैलेंट बने, उसमें
कहीं क्या कोई आप देखते हैं कमी है या हम इसमें अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ एक क्लिक की जरूरत? बिल्कुल, देखिए कानपुर में अपॉर्चुनिटी की कभी कमी नहीं रहती। देखिए कानपुर में टेक्निकल एजुकेशन में IIT था, HBTI था। अंग्रेज़ों के ज़माने ने भी कानपुर के अंदर के पोटेंशियल को समझा और यहाँ पे HBTI की स्थापना करी। उस समय में केवल 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रिटिश पीरियड में थे, एक कानपुर में और दूसरा रुड़की में। तो कानपुर तो टेक्निकली एजुकेशन के हिसाब से पहले से ही मजबूत है, क्योंकि काफ़ी लोग उनके वहाँ यहाँ से रिटायर होने के बाद कानपुर शहर में रहते हैं और हम लोगों के सब इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में हम लोग उनका यूज़ करते हैं और उनसे ही आगे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं नए स्टूडेंट्स के बीच में। तो पोटेंशियल तो है ही है और अगर बाहर से इंडस्ट्रीज आती हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित लोग उनको मिलते हैं। बिल्कुल, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप लेदर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो 6,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपोर्ट होता है। अगर फ्यूचर की बात करें, एक स्मार्ट सिटी के तौर पर बात करें, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी और कितना पोटेंशियल आप आने वाले समय में आप देखते हैं? ये चमड़े की इंडस्ट्री यहाँ पे है और रहेगी और आगे भी ये बढ़ती जाएगी। उसकी वजह ये है कि हम लोग एक इंडो गैंजेटिक बेल्ट कहते हैं, जहाँ की जिसको की ग्रीन बेल्ट होती है, हम लोग ग्रीन बेल्ट पे हैं। तो यहाँ पे नेचुरल तौर पे जानवर को फॉडर मिलता है, उस वजह से यहाँ पे जानवर की बहुतायत है। इसीलिए ब्रिटिश जमाने में, कॉलोनियल जमाने में सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में अगर लेदर इंडस्ट्री की शुरुआत की गई तो वो कानपुर से की गई और तब उस समय घोड़े की साज बनाते थे। घोड़े की साज आज के दिन भी पूरे हिंदुस्तान में खाली कानपुर में ही बनती है और चमड़े की घोड़े की साज मेरे ख्याल से दुनिया में थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया में बन रही है और बाकी कहीं नहीं बन रही है। लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। आप कानपुर का नाम हर एक जगह सुनते होंगे कि पर्यावरण को लेकर के, और उसमें चमड़े की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बदनाम है। मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी बनने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ आएगा। स्मार्ट सिटी के साथ में मैं बत्ती, पानी और सड़क की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर एक नागरिक की, हर एक शहरवासी की को एजुकेशन मिले कि स्मार्ट सिटी को मेंटेन कैसे करना है। पैसा एक बार लगाना और सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ी दो डिफरेंट चीजें हैं। मैंने ये देखा है कि इस देश में पैसा तो लग जाता है, एक बार सब कुछ अच्छा बन जाता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी उसकी नहीं होती है आगे जा करके। और यही इशू है पर्यावरण का भी। मैं अगर उसमें स्पेसिफिक चमड़े की इंडस्ट्री हर एक हालत में इको बैलेंस को संरक्षित करना चाहती है। पांडे जी, आपसे अब मेरा सवाल ये होगा कि चमड़े के उद्योग की बात करें तो लगातार ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कुछ सालों पहले तक एक बैकबोन कहा जाता था उसे कानपुर का, लेकिन अब कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि एक रिवाइवल की जरूरत इस सेक्टर में भी है? जी, उत्तर प्रदेश में एक्चुअल में जो वीविंग सेक्टर है ये पहले भी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे जो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं तो कानपुर में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल मिले थे, लेकिन यहाँ पे जो उसका रॉ मटेरियल था आफ्टर डिवीज़न प्रोडक्शन तो चला गया पाकिस्तान में काटन का, और यहाँ पे काटन प्रोडक्शन मिला नहीं, जिसकी वजह से मिले यहाँ के धीरे धीरे बंद होना चालू हो गए। और उनको रिवाइवल के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करी गई यहाँ पे। अदरवाइज़ जो टेक्सटाइल का जो इंजीनियर्स हैं यहाँ का, GCTI सबसे ओल्डेस्ट वन इंडिया में, 1-2 कॉलेज ही थे टेक्सटाइल के, BJTI और GCTI और TIT, जिसमें GCTI नंबर 1 है। तो उसकी जो एजुकेशन स्ट्रेंथ है वो हम लोग नहीं यूज़ कर पाए, वो सब बाहर चली गई और अब वो दोबारा आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी टेक्सटाइल का एक्सप्लोरेशन हमारी गवर्नमेंट अभी नहीं कर पा रही है। जबकि सेकेंड भिवंडी हम पहले यहाँ टांडा को कहते थे, एक आज की डेट में उसको अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे करीब 60 लाख लूम वहाँ पे चल रहे थे। आज की डेट में आई थिंक 60,000 भी नहीं चल रहे। और अभी सबसे बड़ा सेंटर है हमारा वीविंग का बनारस और मऊ, जहाँ पे कि साड़ियाँ और गारमेंट्स के लिए फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। वहाँ भी हम लोग जो है अभी बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर एक्सप्लोरेशन होगा तो डेफिनेटली जो है टेक्सटाइल का हब बन सकता है उत्तर प्रदेश, और जिसमें कानपुर बहुत योगदान दे सकता है, बिकॉज ये पहले से इंडस्ट्रियल सिटी रहा है, यहाँ पे नो हाउ है और टेक्सटाइल के जाने माने लोग यहाँ पे रह भी चुके हैं और रह भी रहे हैं अभी भी।
जैसा कि अभी लेदर इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें जो साज की बात कर रहे हैं, साज में सैडलरी आता है, सैडलरी इंग्लिश में बोलते हैं। सैडलरी में 100% ऑलमोस्ट टेक्सटाइल ही यूज़ होता है जो हमें पता है, या हो सकता है थोड़ा बहुत लेदर यूज़ हो रहा हो। तो इंडस्ट्रियल फैब्रिक का भी यहाँ पे बहुत बढ़िया स्कोप है कानपुर में, इंस्टेड ऑफ गारमेंटिंग एंड ETC। तो पांडे जी और जालान साहब जैसा हमें बता रहे हैं कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, और जो पुरानी इंडस्ट्रीज जो जिसको मैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कह रहा हूँ उसका एक दबदबा यहाँ पे रहा है, इसीलिए मैनचेस्टर इसको बोला जाता था ईस्ट का। सवाल यहाँ पे ये है जो मैं आप लोगों से समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टैलेंट पूल है एजुकेशन के मामले में। IIT कानपुर पूरी दुनिया में जानी जाती है कि बेस्ट रिसर्च यहीं पे होती है, तमाम सारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, और एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक जो टेम्परामेंट होता है बिजनेस का वो यहाँ पे है। आप लोग की बातों से मुझे साफ दिख रहा है। हम थोड़ा सा आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था ट्रेडिशनल से मॉडर्न इकोनॉमी की इंडस्ट्री की तरफ, उसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों का मतलब इंडस्ट्री का भी थोड़ा और पार्टिसिपेशन बढ़े, थोड़ा सा और वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें और नए चीज़ों को देखें, दुनिया में कहाँ क्या बन रहा है उसको अडॉप्ट करें। जैसे जो लेदर की जो अपॉलिस्टिक ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बनती है, शायद वो हिंदुस्तान में भी कोई नहीं बना था, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो क्या जालान साहब ऐसी कोई चीज़ नई जो आप लोग देख रहे हैं जिसमें आप एंटर करेंगे, एक बड़ा चंक आप हासिल कर सकते हैं? आज के दिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जो लेदर का ऑटोमोटिव फर्नीचर के लिए जो चमड़ा है वो अपने देश में नहीं बन रहा है। अभी टाटा एक्सपोर्ट्स देवास ट्रायल कर रहा है क्योंकि उसमें बहुत से सेफ्टी रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। कानपुर सबसे बड़ा फर्नीचर का हब है, लेकिन सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट मद्रास में जो है, और जो पूरे दुनिया में खाली इकलौता इंस्टीट्यूट है जहाँ से कि हर एक नए प्रोसेसेस की इजाद होती है, वो बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रहे हैं। और हमारे कानपुर के टैनर्स यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं ऑटोमोटिव अपहोल्स्ट्री बनाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। और उस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इस समय 475 करोड़ का लास्ट ईयर चमड़ा खाली इंपोर्ट किया गया है इसमें लगाने के लिए, सीट कवर लगाने के लिए। तो अगर ये 475 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज बचता है और यहाँ पे जॉब मिलती है, क्योंकि हमारा लेदर इंडस्ट्री का टारगेट है आज के दिन 2.5 मिलियन 25 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और हमने एक स्टडी कराई है कि उसके हिसाब से 2022 तक 6.1 मिलियन 61 लाख लोगों को इसमें जॉब मिलेगी। इसी वजह से ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी आ गया है। एम्प्लॉयबिलिटी इज वेरी हाई इसमें, और इस समय ग्रोथ भी मेरी पहले 5 महीने की फर्स्ट 5 महीने की ग्रोथ जो है वो 23% है, और लास्ट ईयर की ग्रोथ हमारी डॉलर टर्म्स में 18% थी। बंडे जी आपसे सवाल ये था कि एक समय लाल इमली घर घर का नाम था। अगर आप बुलेट में जाए तो लाल इमली नहीं है तो आपके पास वो सूट माना नहीं जाता कि आप शानदार सूट पहन रहे हैं। वो जो पुरानी ग्लोरी थी, क्या उसको रिगेन करना एकदम आप लोगों के कंट्रोल में है? क्योंकि होजरी में मेरे ख्याल में शायद 3रे नंबर पे कानपुर आज भी है, और इसको थोड़ा सा अगर आप लोग कोशिश करें, सरकार लगातार आगे आ रही है, मेक इन इंडिया की बड़ा अभियान शुरू किया गया है, स्मार्ट सिटी बन रही है, क्या इस तरफ आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि वो शानदार ग्लोरी फिर से वापस आएगी? बिल्कुल। पहले होजरी में जो इनर वियर, मोस्टली कानपुर इनर वियर के लिए फेमस था, आज त्रिपुर हमसे बहुत आगे निकल गया है इनर वियर में। जो हमारे टैलेंट है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब कर सकते हैं। कहीं कोई कमियां नहीं दिख रही है जिसको कि हम अगर एक्सप्लोर करें तो एडॉप्ट मतलब हम लोग अप टू द मार्क ला नहीं सकते। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या कुछ टैक्सेशन का भी बहुत बड़ा हाथ रोल है हमारे यहाँ पे। जो हम लोग जो होजरी में या फिर टेक्सटाइल में यार्ड यूज़ करते हैं, उसमें कोई ऐसे यार्ड है जो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। बाकी जो यार्ड और भी विविंग सेक्टर में लगते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं है। हम लोग कई बार इसका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को भी दे चुके हैं, और पर्टिकुलरली मैंने अभी भी दिया है 1 हफ्ते पहले कि जो अगर 4 यार्ड चलते हैं इस लाइन में तो 4 यार्ड पे टैक्स नहीं है तो 5वें यार्ड पे भी टैक्स हटा दिया जाए। बट इस तरह की थोड़ी थोड़ी जो टीचिंग्स प्रॉब्लम्स है जिसमें जो एक्सप्लोरेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। डेफिनेटली अगर हम लोग चाहेंगे और हमारी सरकार चाहेगी तो कानपुर कैन बी ए स्मार्ट सिटी बिकॉज एजुकेशन हब है। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सप्लोर किया जाए। अंशुमन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इन्होंने बोला कि
टैक्स की रियायतें चाहिए ताकि इंडस्ट्री जो है पूरे तरीके से फ्लरिश कर सके। आपका क्या मानना है, किस सेक्टर में किस तरह से सरकार की तरफ से लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सहयोग है वो आपको मिलना चाहिए? देखिए, रियायतों की बात तो हम लोग करते हैं, पहले रियायतें गवर्नमेंट देती भी हैं, लेकिन सबसे पहले अगर ये आज आपने प्रोग्राम को किया है, कानपुर शहर में आए, तो मैं पहले CNBC आवाज़ को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पे आए। और आप जिस स्मार्ट सिटी की कल्पना और की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी कर रही है और आप लोगों ने इसको पहल की, ये तो निश्चित रूप से आपके लिए प्रशंसना की बात है। उस स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोगों का दायित्व क्या है, उसमें रहने वाले लोगों की अपनी जिम्मेदारियां क्या है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से करेंगे तो तमाम हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज से रेवेन्यू डेवलप करेंगे और वो शहर अपने आप डेवलप होगा। गवर्नमेंट की एड लोगों के अंदर हम डिमांड करें और फिर उसके बाद नहीं हो तो हम उनको कोसें, ये ठीक नहीं है। अगर हम किसी जिम्मेदारी के संग शहर को आगे ले जाने का सपना रखते हैं, आगे ही नहीं सबसे आगे ले जाने का सपना रखते हैं एक कानपुर वासी होने के नाते, तो उसमें निश्चित रूप से हमारे अपने दायित्व क्या हैं ये देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट से हम एड की बात करें या गवर्नमेंट से हम लोग बात करें कि टैक्सेशन कम करें, उसकी जगह में अगर हम ऐसे चीज़ों को डेवलप करें, जैसे अपने आप बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, हम लोग अपने इंटरनल रिसोर्सेज से बिजली को, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हम लोग कानपुर शहर के अंदर कूड़े को समाप्त भी कर सकते हैं और बिजली को पैदा भी कर सकते हैं। तो तमाम बिजली हमारे पास अपने रिसोर्सेज से पैदा हो जाएगी। हम लोग सोलर एनर्जी के संग में इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं। आज हम लोग बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को जनरेटर पे चलाते हैं, तो जनरेटर पे चलाने पे गवर्नमेंट की तरफ से पर लीटर पे 8 से 10 रुपए की सब्सिडी तो हम लोगों को मिल ही रही है। तो क्या हम लोग गवर्नमेंट की सब्सिडी से अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं? क्या गवर्नमेंट के टैक्सेस कम करके हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाना चाहते हैं? एक दूसरी सोच है। एक दूसरी सोच ये है कि नहीं, हम अपनी ताकत से कानपुर शहर को आगे ले जाने का काम करना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज से इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहते हैं। चाहे जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया कि कानपुर का नाम अंग्रेज़ों कॉलोनियल पीरियड में दूसरे और तीसरे नंबर पे आता था, आज कानपुर 9वें से 10वें नंबर पे चला गया है। तो ये शर्म हम लोगों को महसूस होनी चाहिए कि आज भारत के अंदर कानपुर 10वें स्थान पे आता है। रेवेन्यू के मामले में कानपुर 7500 करोड़ का रेवेन्यू ईयरली गवर्नमेंट को देता है। आज हमारे पोटेंशियल को ब्रिटिश पीरियड से उन्होंने समझा। देखिए, हमारे टेक्निकल चीज़ें ब्लड के अंदर है, हमारे उस क्षमताओं को ब्रिटिश पीरियड से समझा गया और यहाँ पे हम लोगों को जज्बा नहीं है इंडस्ट्रीज़ को आगे ले जाने का, हमारे ब्लड के अंदर है इंडस्ट्रीज़ को लगाना। और हमारे पास हर तरीके की सुविधाएं उत्पन्न हैं, उपलब्ध हैं। अगर उनका सही उपयोग किया जाता है तो हमें नहीं लगता गवर्नमेंट की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल, इसी नोट में जो बुधौलिया जी ने भी एक बात कही कि हमें वो अपना जज्बा पैदा करना पड़ेगा, हमें अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं 2,500 से 3,000 यहाँ पे SMEs यूनिट्स हैं और मैंने जैसा पहले कहा था कि बहुत एंटरप्रेन्योर लोग हैं यहाँ के। ये अपॉर्चुनिटीज, नए बिजनेसेस जिस तरफ बुधौलिया जी ने इशारा किया कि हमको खुद रीइन्वेंट करना चाहिए अपने आप को, इस पर चर्चा करेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं जाइए। अब ये कल से टॉप